साथियों नमस्कार, मैं दीपेश कौशिक स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहां बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित विषयों की, और उसी श्रृंखला में आज का ये जो वीडियो है, आज यहां हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन सारे व्यक्तियों की आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश प्राचीन काल से आज तक अपनी जो उत्कृष्टता है उसको हमेशा समाज के सामने या विश्व के सामने या देश के सामने दिखाता रहा है, और उसी में से कुछ नायाब जो हीरे हैं मध्य प्रदेश के, उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जो है आपके सामने वो ये कि क्या आपके पास में मेरी ठीक तरीके से आवाज आ पा रही है, क्या आप लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए ताकि फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करें। एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी दोनों चीजें एकदम ठीक हैं। चलिए, सो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, और सेशन को स्टार्ट करने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कमेंट आपको करते रहना है। कमेंट में जब आप यहाँ पे देखेंगे तब मुझे यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपके पास में अगर मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। चलिए, तो यहां हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की, और उन सब में सबसे पहले जिसका नाम लूंगा मैं आज, वो हैं स्वर साम्राज्य, स्वर कोकिला भारत की, जिनका नाम है लता मंगेशकर। जी हां, अभी 6 फरवरी यानी कि पिछले दिन यहां पर जो लता मंगेशकर थी उनका देहावसान हुआ। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, जिसको हम पहले उस टाइम पर बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस वाला जो क्षेत्र था, वहां पर 1929 में उनका जन्म हुआ था। मेरी आवाज आपके पास में ठीक तरीके से आ रही है? चलिए ठीक है। 1929 में लता जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर, और माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। इन्हीं के एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर, जिन्हें आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि उन्होंने उनको मुखाग्नि दी, जो इनके छोटे भाई थे। सारे भाइयों बहनों में सबसे बड़ी पुत्री दीनानाथ मंगेशकर की, जिनका जो अभिनय काल था वो स्टार्ट होता है 1942 की, जो उनकी पहली फिल्म थी अभिनेत्री के रूप में, पाहिली मंगलालोर। यहां से ये जो सेशन है ये स्टार्ट होता है। मेरी आवाज आप लोग के पास में ठीक तरीके से पहुंच पा रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या मेरी आवाज आपके पास में आ रही है? अगर आवाज मेरी आ रही है तो राम राम। एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने है वो ये कि यहां से इनका जो कैरियर होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज जो हमारे सामने आएगी वो क्या आएगी? पहली फिल्म जो थी, यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनना श्योर है। लता मंगेशकर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है जो 24 अप्रैल को होने वाली है, वहां पे प्रश्न बनना संभावित है और 100% आएगा ही आएगा। तो जितनी भी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं उन सारी चीजों को आप यहां पर क्या कर लेंगे? फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, पहली जो फिल्म है इनकी अभिनेत्री के रूप में, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला है? अभिनेत्री के रूप में जो पहली फिल्म है वो कौन सी? यहां पर पाहिली मंगला गौर, ये लता मंगेशकर की पहली फिल्म है। ठीक है, अब यहां पर जब बात करते हैं गानों की, तो सबसे पहला जो मराठी फिल्म का जो गाना गाया है वो कौन सा है? किती हसाल। किती हसाल, आपको पता है कि जन्म इनका जो है लता मंगेशकर का, ये इंदौर में हुआ है, लेकिन इनका जितनी भी शिक्षा दीक्षा की बात कर ले या इनके पालन पोषण की बात कर ले तो वो सारा का सारा कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? मराठी है। ठीक है, तो मराठी की जब बात करेंगे, पहला यहां पर कौन सा गाना, कौन सी मूवी, गाना कौन सा हो जाएगा? यहां पर किती हसाल, यहां पर पहला गाना हो जाएगा। लेकिन जब बात करें यहां पर हिंदी फिल्मों की, तो हिंदी फिल्मों में इनको सबसे पहले जो यहां पर जो फेमस जो इनका पॉइंट था, जो ब्रेकआउट पॉइंट था, वो कौन सा था? यहां पर आएगा आने वाला। यहां से लता मंगेशकर के जीवन में
लता मंगेशकर के जीवन में एक नया मोड़ आना प्रारंभ हो जाता है। तो यहां तक जितनी भी चीजें मैं आपको बताई, देख लीजिए, इनके पिताजी का नाम यहां से पूछा सकता है आपसे, दीनानाथ मंगेशकर। माताजी का नाम पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। कहां से संबंधित थी तो आप बता देंगे कहां पे, इंदौर में। और यहां पर अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है और ये आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर आपसे पूछा जाए कि लता मंगेशकर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बना हुआ है, तो यहां भी जो आपका आंसर होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए, इंदौर में। एक गायिका है, उन्होंने अपने घर में लता मंगेशकर का मंदिर जो है वो बनवाया हुआ है। ठीक है, तो 4-5 चीजें आपको समझ में आ गई है। सबसे पहले कौन सा शहर है, इंदौर है। ठीक है, अब इंदौर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंदौर से क्या बन जाएगा कि इंदौर स्वच्छता मिशन में कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है। कौन से नंबर पे है ये, पहले नंबर पे है। यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या है, पहली मंगला गौर, ये जो है इनकी क्या है, यहां पर अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्म है। ठीक है, दूसरी यहां पर मराठी फिल्म की जब बात कर ले तो कौन सी है, किती हसाल, ये इनकी पहली मराठी फिल्म, जब यहां पर गाने की बात कर रहे हैं। और यहां जो मूवी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है महल। क्लियर है यहां तक की बात है? ठीक है, यहां तक की बात है। हिंदू राष्ट्र, प्लीज स्पीक भारत रत्न लेट लता मंगेशकर। बेटा जी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं यहां पर आपको प्रारंभिक जीवन बता रहा हूं। प्रारंभिक जीवन की जब बात करते हैं तो प्रारंभिक जीवन के साथ में नहीं लगा देते हैं हम, यहां पर उनके उनकी जो प्रारंभिक जो परिस्थितियां थी उनके बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे पता है कि कहां क्या लगाना है, तो आप परेशान ना हो उस बात के लिए। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। अगली चीज हमारे सामने क्या कहती है, अगला पॉइंट जब आता है तो उसमें हमको यह देखने को मिलता है कि इनको प्रारंभिक रूप से कौन कौन से पुरस्कार मिले, यहां पर कौन कौन से अवार्ड इन्होंने जीते। आपको पता होगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड जीते, चाहे वो दुनिया में सबसे ज्यादा गानों का रिकॉर्ड हो, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे वो राजीव गांधी पुरस्कार हो, चाहे वो एनटीआर पुरस्कार हो, चाहे वो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हो, चाहे वो फिल्म फेयर पुरस्कार हो। इतने सारे अवार्ड इन्होंने जीते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है लता मंगेशकर का इस दुनिया में सबसे ज्यादा गाना गाने के लिए। लेकिन प्रारंभिक रूप से हम यहां जिन अवार्डों की बात करने वाले हैं उन अवार्डों में यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्या आएगी, पद्म भूषण। पद्म भूषण की यहां पर बात आएगी। ये आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ष मिला था, तो आप बताएंगे इसको 1969 में पद्म भूषण मिला था। दूसरी बात यहां पे पूछी जा सकती है आपसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से आपसे पूछा जाता है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ओके, दूसरी बात यहां पर क्या है, 1999 में क्या मिला था इनको, पद्म विभूषण। क्या मिला था, पद्म विभूषण इनको 1999 में मिला था। और उसके ठीक 2 साल बाद, इसके ठीक 2 साल बाद इस भारत का सबसे ऊंचा सम्मान, इस भारत का सबसे ऊंचा सम्मान, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं भारत रत्न के नाम से। भारत रत्न इनको कब मिला था, 2001 में सुश्री लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था 2001 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है, जो भारत रत्न पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना बताएंगे 1954 में। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार जो था वो स्थापित हुआ था, और लता मंगेशकर को मिला था वो 2001 में। यहां तक की बातें क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। प्लीज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग सर। प्लीज पॉलिटी सेक्शन भी कवर कीजिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम अगली क्लासेस को भी स्टार्ट कर लें। लता मंगेशकर वाज फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म अल्बर्ट हॉल लंदन। हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी ऐसी चीजें जो थी यहां पर लता मंगेशकर के बारे में हमको देखने को मिल जाती हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने यहां पर बताई आपको इंपोर्टेंट रूप से सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। इन अवार्ड्स पे आप बिल्कुल फोकस कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, चाहे वो इनके फिल्म पुरस्कार की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो। इसके साथ साथ में ये जितने पुरस्कार यहां पे लिखे हुए हैं ये सारे ही सारे आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन 1969 का पद्म भूषण, 1999 का पद्म विभूषण याद कर सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत नहीं। देखना जरा कैसे याद करेंगे भाई, 1969 का क्या मिला है इनको, पद्म भूषण मिला है। ठीक है, क्या मिल गया, पद्म भूषण मिल गया।
ठीक है। अब यहां के बाद में क्या करेंगे, 1999 कर लेंगे और भूषण में क्या बुला देंगे हम, विभूषण कर देंगे। तो इसको यहां से याद कर सकते हैं, पद्म विभूषण याद हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरी बात यहां पर इसके ठीक 2 साल बाद 2001 में इनको क्या मिल जाएगा, 2001 में इनको मिला भारतीय रत्न मिला। क्या मिल गया, भारत रत्न का जो पुरस्कार था वो लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, इंदौर। क्या बोला जाता है इनको, स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्य बोला जाता है इनको। और ये जो पुरस्कार हैं ये आपको अपने माइंड में बैठा लेने हैं, यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 1969 और 1999 क्लियर है, यहां तक की बात है, सारी चीजें ठीक है। लता मंगेशकर के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते। चलिए अगली बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने क्या आएगी, दूसरे जो गायक है हमारे सामने ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और इसीलिए इनका यहां पर नाम लिया गया है क्योंकि ये भी अपने जमाने में गायक कलाकार रहे हैं और बहुत फेमस गायक कलाकार रहे। इनका 1975 का जो किस्सा है उसके बारे में हम यहां बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जब बात करते हैं किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश का जिला कौन सा था, मध्य प्रदेश का जिला था खंडवा। कौन सा जिला था, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा था, खंडवा जिला था, खंडवा, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। खंडवा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, खंडवा। और खंडवा की जब बात कर लेंगे तो ये बताइए खंडवा किस नदी के किनारे होगा, फटाफट से आंसर दो, खंडवा किस नदी के किनारे होगा, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी 5 10 बिल्कुल सही। फिलहाल की जो अभी की जो रिसर्च है, अभी की जो रिपोर्ट है उसमें इंदौर नंबर 1 पे, बिल्कुल सही, 5वीं बार की बात कर लेते हैं। जल्दी से मुझे बताओ खंडवा किस नदी के किनारे होगा, फटाफट से आंसर दो जल्दी से, खंडवा किस नदी के किनारे होगा। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम जहां भी जन्म लेते हैं वहां से हमें वहां पर लगाव जो है वो हो ही जाता है। और ऐसे ही किशोर कुमार जो थे उनको भी अपनी जन्मभूमि से बहुत ज्यादा लगाव था। अंतिम अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे थे तो उन्होंने यही बोला था कि खंडवा जाकर बस जाएंगे और दूध जलेबी खाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला भी था, ठीक है, नर्मदा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो खंडवा शहर में इनका जन्म हुआ था। चलिए दूसरी बात, इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहां से ग्रहण की थी, खंडवा से ग्रहण की। और उसके बाद में कहां चले गए ये, इंदौर चले गए। कहां चले गए ये, इंदौर चले गए। और सबसे पहले 1946 में फिल्म शिकारी में बतौर अभिनेता अपने कैरियर की शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछ लेता है, कभी भी पूछ लेगा वो, तो इस बात के लिए ध्यान रखना। अगर लता मंगेशकर की बात की जा रही है तो हो सकता है आपसे किशोर कुमार पूछ ले, तो ध्यान देना किशोर कुमार का कौन सा जिला है, खंडवा जिला है, ठीक है। खंडवा किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। अब यहां पर जिला कौन सा है, इंदौर। इंदौर से कौन जुड़ा हुआ था, लता मंगेशकर जुड़ी हुई थी, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। चलिए अगला इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यहां पे 1975 की हम यहां बात करने वाले हैं। 1975 में देश में क्या चल रहा था, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से। 1975 को देश में लगा हुआ है आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी लगी हुई है। और इस टाइम पर देश का प्रधानमंत्री कौन था, फटाफट से आंसर दो। हु वाज प्राइम मिनिस्टर इन 1975, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। 1975 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन था, जल्दी से आंसर दो। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है आपसे, जल्दी से आंसर दीजिए। 1975 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था, जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा सुन लिया आपने। दूसरा क्वेश्चन यहां पर अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, विद्याचरण शुक्ल जो है वो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इमरजेंसी, अरे इमरजेंसी तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, इंदिरा। विजय भास्कर ने आंसर दिया बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर, इंदिरा गांधी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में क्या लगा दी है, इमरजेंसी लगा दी है। और इमरजेंसी के दौरान जो किशोर कुमार है वो इस आपातकाल के क्या है, विरोध में है। जब ये आपातकाल के विरोध में आए तो जितने भी इनके गाने थे, जितनी भी इनकी मूवीज थी, वो सारी की सारी क्या करवा दी, बंद करवा दी। रेडियो पे जो गाने आते थे 1975 में किशोर कुमार के, वो भी क्या करवा दिए, बंद करवा दिए, यहां पर आपातकाल के दौरान। और इन सारी चीजों से व्यथित होकर
इतनी सारी चीजों से व्यतीत होकर 1987 में उन्होंने फिल्म जगत से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया कि अब मैं अपने गांव जाऊंगा, अब मैं अपने खंडवा जाऊंगा। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 ऑन 13th ऑफ अक्टूबर 1987 इनको हृदयघात होता है, यानी कि दिल का दौरा पड़ता है और किशोर कुमार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो इनका सपना था वो भी पूरा खंडवा वापस जाने का नहीं हो पाया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने दो कलाकार देखे हैं अभी। अब सबसे पहले हमने बात किसकी की थी, लता मंगेशकर की। ठीक है, दूसरे कलाकार कौन है यहां पर, किशोर कुमार, जो कि कौन से जिले से हैं, जो कि आप बताएंगे खंडवा जिले से। ठीक है, यहां तक की बातें सारी क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज एकदम क्लियर चल रही है ना। चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी है, ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन बन के ही रहेगा 100%। चलिए, ये हमारे सामने कौन है, किशोर कुमार है। ठीक है, जिला कौन सा है इनका, खंडवा। चलिए दूसरी इंपोर्टेंट बात करेंगे भाई। दूसरा इंपोर्टेंट हमारे सामने नाम किसका आया है, कालिदास। ठीक है, अब जब कालिदास की बात आती है तो सबसे इंपोर्टेंट चीज ये कि आज तक इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में स्थान और वर्ष निर्धारित नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने जिन भी शासकों के बारे में बात की है, क्योंकि हम यहां पर बात करने वाले हैं किसकी, हम यहां पर बात करेंगे गुप्त वंश की। किसकी बात करेंगे यहां पर, गुप्त वंश की। ठीक है, गुप्त वंश की जब यहां पर हम बात करने वाले, यहां पर जो कालिदास हैं, इनका जो वर्णन है हमको देखने को मिल जाता है। कालिदास संस्कृत के महान नाटककार थे। कई इन्होंने महाकाव्य लिखे, कई इन्होंने खंडकाव्य लिखे और बहुत सारे इन्होंने जो नाटक जो होते हैं वो लिखे। संस्कृत की जब बात करते हैं तो आपको पता है हमारे यहां जो भाषा का विकास होता है, उस भाषा का विकास संस्कृत से ही लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहली जो मानी जाती भाषा वो कौन सी जानी जाती है, संस्कृत। ठीक है, दूसरी जो भाषा मानी जाती है वो कौन सी जानी जाती है, पाली। पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में कौन सी आ जाएगी, अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद में कौन सी आ जाएगी, हिंदी। और फिर हिंदी के भी यहां पर क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग, बुंदेली, मारवाड़ी, खड़ी बोली, ये सारे के सारे इसके क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अवहट्ट, और उसके बाद में कौन सी है, हिंदी। दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इनमें से मुझे बताइए कि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी और बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, फटाफट से आंसर दो। इन भाषाओं में से, इन सारी भाषाओं में से, चाहे हम संस्कृत की बात कर लें, चाहे हम पाली की बात कर लें, चाहे हम प्राकृत की बात कर लें, जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग, इन भाषाओं में से जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, उनके जो वेद लिखे गए हैं, उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं, और बौद्ध जो ग्रंथ थे उनकी भाषा कौन सी थी, पाली बोधि लैंग्वेज। बिल्कुल सही, सुमन ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर कौन ने दिया है, पाली। ठीक है, तो जो पाली जो भाषा है ये किससे है, ये बौद्धिज्म से है। किससे है, बौद्धिज्म से। और प्राकृत जो है ये किससे है, ये है जैनिज्म से। किससे है, जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी है, प्राकृत, और बौद्ध ग्रंथों की भाषा कौन सी है, पाली। ठीक है, हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कालिदास की। और कालिदास एक महान नाटककार थे। भाषा कौन सी थी इनकी, संस्कृत। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाटककार थे, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर ये एक इतने बड़े मूर्ख थे, इतने बड़े मूर्ख थे कि यहां पर जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उस पेड़ की ही डाली को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उस पेड़ की डाली को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। तो लोगों ने बोला कि इससे बड़ा तो मूर्ख इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे हो गया। अब हुआ यह कि वहां की एक राजकुमारी थी जो बहुत ज्यादा विदुषी थी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, विदुषी। ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था विद्योत्तमा। नाम क्या था जिसका, विद्योत्तमा। उसने सारे राजाओं को, जितने भी वहां के जो विद्वान थे, सबको बुलाया कि जो मुझे हरा देगा शास्त्रार्थ में, उसके साथ में क्या कर लूंगी, विवाह कर लूंगी। तो जितने भी वहां के जो विद्वान पुरुष थे वो सारे के सारे गए, सबको उसने क्या कर दिया, हरा दिया। और हराने के बाद में वो अब किसको लेके गए, वो लेके जाते हैं किसको, कालिदास को। किसको लेके जा रहे हैं, कालिदास को लेके जा रहे हैं कि चलो भाई आपका भी वहां पर आमंत्रण है। कालिदास को लेकर गए और कालिदास ने वहां पे, हुआ ये कि दोनों आमने सामने बैठे।
तो जो विद्योत्मा है उन्होंने उनको क्या दिखाया, उन्होंने उनको चांटा दिखा दिया। ठीक है, अब जब चांटा उन्होंने दिखाया तो कालिदास ने भी क्या दिखा दिया, अपना जो मुक्का था वो दिखा दिया। तो वहां पर जो विद्योत्मा थी उससे क्या हो गई, प्रसन्न हो गई कि हाँ भाई ये तो बहुत विद्वान है। क्यों, उसने क्या सोचा था, विद्योत्मा क्या कहनी चाह रही थी, जो पृथ्वी जो है वो क्या है, वो 5 प्रकार से बने, लेकिन कालिदास के अनुसार क्या हो गया, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस बात से प्रसन्न होकर विद्योत्मा ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, किससे, कालिदास से। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद पता चलता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही एकदम जो मान लो मूर्ख आदमी है, जिसमें 2 पैसे की भी बुद्धि नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनको क्या होता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है ना कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसा बोला जाता है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां भी जब कालिदास की बात की जा रही है तो यहां भी इस सफल व्यक्ति के पीछे विद्योत्मा का ही हाथ है। और जब यहां से निकल जाते हैं उसके बाद में काली मां की जो है उपासना करते हैं, और शायद इसीलिए बोला जाता है कि इनका नाम जो पड़ गया वो क्या पड़ गया, वो नाम पड़ गया इनका कालिदास। ठीक है, नाम पढ़ने के बाद में यहां पे जब बात करते हैं तो ये आपको पता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो शेक्सपियर की जब बात है कि भाई शेक्सपियर कौन से देश के रहने वाले थे, तो आप बता देना भाई यूके के रहने वाले थे, यूके के रहने वाले थे ना। और यूके की राजधानी क्या थी, यूके की राजधानी कौन क्या थी, लंदन थी। यूके की राजधानी क्या थी, लंदन। और ये इनको ऐसा बोला जाता है कि ये भारत के क्या है, शेक्सपियर। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। 4-5 चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा उस बात को, ताकि एग्जाम में वो चीज आपसे गलत ना हो। देखो जरा फटाफट से, भारत का बिस्मार्क, आप लोग आंसर देंगे मुझे, ठीक है। भारत का बिस्मार्क, ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं पहले, एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। दूसरा, भारत का मैकियावली। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारत का नेपोलियन, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये 4-5 जो चीजें हैं ये यहां से आपसे क्वेश्चन बन जाता है। और मुझे पता है आयुषी ने सबसे पहले आंसर दिया है वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही, राइट आंसर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश आयुषी। चलिए दूसरा बताओ, भारत का मैकियावली किसको कहते हैं, जल्दी से आंसर दो, भारत का मैकियावली किसको कहते हैं, दूसरा आंसर दो, भारत का मैकियावली और भारत का नेपोलियन, इसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं, ध्यान देना इस बात पे। चाणक्य क्या कहते हैं, सुमन ने आंसर दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर। भारत का मैकियावली किसको कहते हैं, चाणक्य को कहते हैं। और चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या था, चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। और इसके द्वारा ही किसकी रचना की गई है, अर्थशास्त्र की रचना की गई है। किसके द्वारा, अर्थशास्त्र की रचना की गई, किसके द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। और अर्थशास्त्र जो वो क्या है, वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ये अर्थशास्त्र का मतलब यहां पर अर्थव्यवस्था नहीं है, ये किससे संबंधित है, ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। और इसी विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही। विजय भास्कर ने भी आंसर दे दिया है, नेपोलियन व समुद्रगुप्त। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो पाश्चात्य देशों से बहुत नया है, मतलब बहुत पुराना है हमारा जो इतिहास है। तो जो शेक्सपियर हम बोल सकते हैं ना, शेक्सपियर को बोल सकते हैं इंग्लैंड का कालिदास। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, भारत का शेक्सपियर। तो हमको बेटा याद ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का मैकियावली चाणक्य, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और यहां पे पूछ सकते हैं आपसे, भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं, भारत का आइंस्टाइन, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से, भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर दो। भारत का, क्या बात कर रहे हो सर, लता मंगेशकर तो महाराष्ट्र से ना, मेरे भाई फिलहाल स्टार्टिंग से जाओ और वीडियो को देखो, उसमें लिखा हुआ है कि उनका जन्म इंदौर में हुआ था 1929 में, पालन पोषण उनका महाराष्ट्र में हुआ है, परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जल्दी से आंसर दो, भारत का आइंस्टाइन किसको कहते हैं, आंसर दीजिए जल्दी से, भारत का आइंस्टाइन किसको कहते हैं, नागार्जुन, बिल्कुल सही, सुमन ने यह भी आंसर दिया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, बहुत बढ़िया, शाबाश, करेक्ट आंसर,
ठीक है ना, यहां तक की बात है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए, इसका एक यहां पर पॉइंट था, वो क्या कि भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं, हम कालिदास को कहते हैं। शेक्सपियर किस देश के रहने वाले थे, यूके की, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है लंदन। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। शून्य के इन्वेंटर करने वाले वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, यहां तक की बात ठीक है। यहां भी विवाद है सूर्य की खोज को लेके भी, आर्यभट्ट और नागार्जुन में, ध्यान देना इस बात पे। चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यहां पर महाकाव्य की बात की गई है, यहां पर खंडकाव्य की बात की गई है, और यहां पर नाटकों की बात की गई है। तो पहले तो महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य में बेटा जी कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग का मतलब होता है कम से कम उसमें 8 चैप्टर्स होने चाहिए और एक क्रमबद्ध रचना चलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं खंडकाव्य की, तो खंडकाव्य का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको मैं अपने एग्जाम्पल समझाता हूं, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं क्या, वेब सीरीज। क्या बोल सकते हैं, वेब सीरीज बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा। अगर यहां खंडकाव्य की बात कर ले तो इसको हम क्लासिफाइड किस में कर सकते हैं, जो शॉर्ट फिल्म आती है ना, शॉर्ट फिल्म, उसको हम क्या बोल देंगे, यहां पर खंडकाव्य बोल देंगे। आपके एग्जाम्पल की दृष्टि से बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरी बात यहां पर प्लेस की बात कर लेते हैं, ड्रामा और प्लेस की बात कर रहे हैं। तो 3 है यहां पर, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। यहां पर मालव को जो राजकुमारी थी और अग्निमित्र, उन दोनों के प्रेम संबंधों का जिक्र जो है वो इसमें मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। क्लियर है यहां तक की बात है, एवरीथिंग इज क्लियर, सही है ना। चलिए, मैकियावेली का मीन्स यहां पे एक दार्शनिक की बात की गई है, मतलब उनके जो फिलॉसफी है उसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते भाई साहब। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। बस हाँ, यहां से इस बात का फोकस करना कि ये महाकाव्य है या खंडकाव्य है या नाटक है, इन पे आपको फोकस करना है। तो महाकाव्य कितने हैं, 2, रघुवंशम और कौन सा, कुमार संभवम। ठीक है, खंडकाव्य कौन सा है, मेघदूतम और ऋतु संहारम। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे भाई। अगली चीज हमको क्या देखने को मिल जाती है, समुद्रगुप्त की बात करेंगे। समुद्रगुप्त की जब बात आपके सामने आती है तो सबसे इंपोर्टेंट जो चीज हमारे सामने आएगी वो ये कि ये था कौन, ये था कौन। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, एक वंश स्थापित होता है जिसकी राजधानी जो होती है वो होती है क्या, वंश कौन सा होता है, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश हो रहा है, और गुप्त वंश जो है इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा, श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त के द्वारा यहां पर की जाती है, गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, शाकुंतलम, हाँ ठीक है, गुप्त वंश यहां पर क्या है, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, श्रीगुप्त के द्वारा। इसी श्रीगुप्त के वंशज में एक शासक होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ध्यान देना इस बात पे, चंद्रगुप्त प्रथम है ये, चंद्रगुप्त प्रथम है ये। ठीक है, इसी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा होता है कौन सा, समुद्रगुप्त बेटा होता है। कौन होता है, समुद्रगुप्त। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कौन थे, वो भारत के शेक्सपियर थे, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। नेपोलियन का तो नाम आपने सुना होगा ना, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात करते हैं। नेपोलियन की बात करेंगे भाई, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, विधि से सही माना था, हाँ वही वाली बता रहे हैं आपको, इसीलिए तो बता रहे हैं, राजधानी की बात की थी ना, राजधानी की बात की थी। सुनो जरा मेरी बात, पहले नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर लेते हैं। पहले देखो भाई, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो किस देश का रहने वाला है, फटाफट से आंसर दो जरा। श्रीगुप्त का संस्थापक है, जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का रहने वाला है, जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो कहां के रहने वाले भाई, वो है फ्रांस के रहने वाले।
ठीक है, फ्रांस के। ये कौन उपाधि देता है भाई इंडिया का? नेपोलियन श्रीयाकोरम। देखो क्या होता है ना कि हम लोग भी उपाधि देते हैं, जैसे मान लो कोई हम ऑफलाइन बैच में जब पढ़ रहे होते हैं तो भाई अरे तू तो मेरी क्लास का शाहरुख खान है, तू तो हमारी क्लास का अजय देवगन है, तू तो हमारी क्लास का अक्षय कुमार है, तो ऐसे ही बातों बातों उनको उपाधियां दे दी जाती है। ठीक है, जर्मनी को है विजय भास्कर, गलत है बेटा भाई, इजिप्ट, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, बिल्कुल सही। राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्या हो जाएगा देश? फ्रांस हो जाएगा। और फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। ठीक है, पेरिस हो जाएगी। और पेरिस जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर आपको बताया कि एक शराब मिलती है जिसका नाम क्या होता है? शैंपेन। शैंपेन का नाम सुना होगा ना, शैंपेन, वो यहीं पे फ्रांस में ही मिलती है अपन को, यहीं पे उसका उत्पादन होता है। ये वाली बात क्लियर है। एक यहां पर अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये बहुत सामान्य व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे अपनी योग्यताओं के आधार पर ये सेना में भर्ती हो जाता है। ठीक है, और सेना में भर्ती होने के बाद में ये जल्दी ही वहां पर एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, मतलब बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है। और उसी टाइम पर वहां पर होती है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। अब जल्दी से मुझे बताओ, फ्रांस की जो क्रांति थी वो किस वर्ष हुई थी? जल्दी से आंसर दो। फ्रांस की जो क्रांति थी वो किस वर्ष हुई थी? जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो अच्छे बच्चों की तरह। फॉर ए लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल सही। फलों का राजा आम, बहुत बढ़िया। अनुराधा शुक्ला बोल रही समुद्र की सोभोग नगरी एरन, एरिकरण, सागर, बीना, एरन अभिलेख से समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्तदेवी मिलता है। हाँ ठीक है। भारत कौन थे? नेपोलियन, लक्ष्मीकरण, कर्ण तिवारी, कल्चुरियन, हिंद का नेपोलियन, यशवंतराव होलकर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ किस वर्ष की है भाई? 1719? नहीं, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब है आपका आंसर ये गलत है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1789। 1789, 1789 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है, 1789, हाँ बिल्कुल सही। 19 गलत है, राइट आंसर इसका 1789 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस क्रांति में जो नेपोलियन था इसने अपनी योग्यता को दर्शाया और साम्राज्य जितना भी आसपास का क्षेत्र था उसको सबको क्या कर लिया? कवर कर लिया। वैसे ही जब यहां पर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के विषय में ऐसा कोई भी शासक नहीं था, ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो उस टाइम पर समुद्रगुप्त के सामने कोई भी विरोध कर पाए। क्या कर पाए? समुद्र के सामने, समुद्रगुप्त के सामने वो क्या कर पाए? विरोध कर पाए। ऐसा यहां पर कोई भी शासक नहीं है। इन्होंने भारत की जब बात करते हैं, हम अखंड भारत की जब बात करते हैं, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक गुप्त वंश का क्या कर दिया? गुप्त वंश का विस्तार कर दिया। यानी कि इनको बताया क्या है? देखो, उत्तर में क्या है? हिमालय, दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में यहां पर क्या है? यमुना नदी। इतने पूरे क्षेत्र में गुप्त वंश को यहां पर क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। इसीलिए यहां पर इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इसीलिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मार्च 1789 है वो, अनुराधा शुक्ला, मार्च 1789। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो ये जितने पॉइंट यहां पर बने आपके आसपास, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इस बात के लिए तैयार रहे आप लोग। ठीक है, चलिए। तो इनको क्या कहते हैं हम? भारत का नेपोलियन कहते हैं। और नेपोलियन किस देश का रहने वाला था? नेपोलियन जो है वो किस देश का रहने वाला था? वो था फ्रांस का रहने वाला, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी पेरिस। ठीक है, चलिए अब यहां बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जानकारी मिलती कहां से है, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो यहां जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, यहां से हमको गुप्त वंश की पराकाष्ठा के बारे में हमको पता चलता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से गुप्त शासक को गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। अभिलेख कौन सा है यहां पर? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात है। अगला पॉइंट बेटा जी, यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट भी बात जो है हमारे सामने, क्या ये बताइए, ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा गुप्त शासक था जिसने अपनी जो चित्र था वो सिक्कों पर अंकित करवाया था, सिक्कों पर अंकित करवाया था, और वो भी क्या बजाते हुए? वो भी बीणा बजाते हुए। क्या बजाते हुए? बीणा बजाते हुए। तो यहां भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां भी आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है।
प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है बेटा बढ़ाई करना, और प्रयाग का मतलब प्राचीन काल में इलाहाबाद वाला काल, इसीलिए इसका मतलब यहां पे नाम क्या पड़ गया, प्रयाग प्रशस्ति, हर्षेण। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है सारी चीजें। चलिए अब यहां पर क्या हो गया, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको पता चल गया है। अच्छा, वीणा बजाने की बात कर लेते हैं, तो वीणा बजाने भी निपुण थे। यहां तक कई बार इनके सिक्कों पर, जो इनके काल के जो सिक्के हैं उन पर इनकी वीणा बजाती हुई जो प्रतिमा है वो भी यहां पर क्या है, मिली हुई है। और इसके अलावा जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, इसीलिए इनको कवियों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इसीलिए इनको कवियों का राजा भी कहा जाता है। ध्यान दिएगा इस बात पे। तो यहां से सारे पॉइंट जो एग्जाम में बन सकते थे, ये सारे के सारे यहां पर शामिल रहेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर गुप्त वंश मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर उज्जैन की बात की जाती है, विदिशा की बात की जाती है, दोनों पे आपको फोकस करना है। और यहां से संबंध किसका निकाला जाता है, गुप्त वंश का, इसीलिए यहां पर हम इनको मध्य प्रदेश में शामिल किए हुए हैं। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है बात? अंग्रेजों के काल में चल रहे थे ये, तो अंग्रेजों के काल तक चले हैं ये तो। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ। कहां पर हुआ है भाई, 4 अप्रैल 1889 को माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है। और माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर आप नाम सुन रहे हैं, एक जगह लिखी हुई है क्या, बावई, ठीक है, बावई लिखी हुई है। और बावई हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में क्यों चर्चा का विषय है, जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। यहां पर बावई जो है वो अभी मध्य प्रदेश में क्यों चर्चा का विषय है, जल्दी से आंसर दो, फटाफट से, जल्दी से। देखा तो आता है क्या आपको आंसर? अनुराधा शुक्ला, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों में एक तरफ कलमा खुदवाया और एक तरफ मां लक्ष्मी की अंकित करवाई थी। राम सिया प्रकार के सिक्के अकबर ने चलवाए थे। लेकिन ये वाले जो सिक्के थे अनुराधा, ये इस टाइम पे जब आज़ादी, हमारे जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था 1911 1914 के टाइम पे, उस टाइम पर भी ये वाले जो सिक्के थे ये प्रचलन में थे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, आप बात इस पे फोकस कीजिएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, विजय अनुराधा ने आंसर दिया है माखन नगर, बिल्कुल सही, राइट आंसर। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, माखन नगर जो है वो यहां पर बावई का नया नाम हो गया है। और वो किसके नाम पर पड़ा है, यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर। ऐसा ही यहां पर एक शहर और था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था होशंगाबाद। क्या नाम था, होशंगाबाद। और होशंगाबाद का नाम भी अब क्या पड़ गया है, उसका नाम हो गया है अब नर्मदापुरम हो गया है। ये दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस बात के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयार रहे। तो बावई का नाम क्या पड़ गया है अब, माखन नगर। किसके लिए, यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी में इनको क्या बोला जाता है, भारतीय आत्मा। जन्म कब हुआ इनका, 4 अप्रैल 1889 को। दूसरी बात, 1913 में चतुर्वेदी जी ने प्रभा नामक जो पत्रिका थी उसका क्या किया, संपादन किया, जो पहले पुणे से छपती थी और बाद में कहां से छपने लगी, कानपुर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है यहां पर करमबीर से। ये एग्जाम एमपीपीएससी ने भी पूछा है, ये बताइए करमबीर जो थी वो कहां से छपती थी। तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या आंसर हो जाएगा आपका, जबलपुर, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दो। जबलपुर जो है उसका प्राचीन नाम क्या था, यहां पर आपको आंसर मुझे दे देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में 30 जनवरी 1968 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1968 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है माखनलाल चतुर्वेदी की। लेकिन वो केवल अस्थायी थी। माखनलाल चतुर्वेदी आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी रचनाओं को छोड़ के गए हैं जिनके द्वारा आने वाली पीढ़ी जो है वो हमेशा उनका अनुसरण करती रहेगी।
और उसी में से यहां पर जो आपके सामने ये पंक्ति लिखी हुई हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये इनकी रचना थी जिसका नाम था पुष्प की अभिलाषा। अगर आपने नाम सुना हो, क्या नाम था? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो जो पुष्प की अभिलाषा थी, यहां पर क्या है, इन्होंने लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरि पे डाला जाऊं। यहां पर पुष्प ये कह रहा है कि भाई मुझे इतनी सारी चाह नहीं है, लेकिन जो सैनिक जो जाते हैं उनके रास्तों मुझे फेंक देना। ये रचना जो पुष्प की अभिलाषा की गई, ये भी किसके द्वारा की गई है? ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा उसकी रचना की गई है। 2 पॉइंट यहां पर ये कहे जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा और इसके साथ साथ में हिंदी पत्रकारिता का पितामह भी, भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? जवालीपुरम 1913, गीतांजलि, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था साहित्य। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, यहां तक की बात है। तो ये ध्यान देना, भारतीय आत्मा। दूसरी बात क्या है? भीष्म के पितामह। भीष्म पितामह जो है, इनको हिंदी पत्रकारिता में माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। रचना कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको यहां पर नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहां पर कैलाश सत्यार्थी के बारे में। कैलाश सत्यार्थी ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जिनका जन्म विदिशा में होता है 1954 में। विदिशा में, जिसमें विदिशा को जो प्राचीन काल में इसको बोला जाता था भेलसा। किस नाम से बोलते थे इसको? हम भेलसा के नाम से इसको जानते थे। यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो जबलपुर था वहां पर त्रिपुरी जो नाम होता था पहले, उसका त्रिपुरी कलचुरी वंश का शासन हुआ करता था पहले, है ना अनुराधा? थोड़ा सा अपना इसको सुधारे। वहां पे जो ना, जवालीपुरम तो बहुत बाद में हुआ है, पहला जो नाम था वहां पर क्या था? पहला नाम था वहां पर त्रिपुरी नाम था, और वहां पर जो कलचुरी वंश था उसकी वहां पर क्या थी? वहां पर उसका साम्राज्य था कलचुरी वंश का। ठीक है, चलिए, तो जो कैलाश सत्यार्थी आप देख रहे हैं, इनका जन्म कब हुआ है? 1954 को। 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इनका जन्म होता है, और वहीं पर इनकी जो पढ़ाई होती है, प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, हम बात कर लें जो एजुकेशन, जो कॉलेज का जो एजुकेशन होता है वो भी वहीं पे होता है। कहां पर? इंजीनियर थे, और ब्रांच कौन सी थी इनकी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहां पर एक कॉलेज भी जिसका नाम है सती, SATI, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी सती जो है विश्वविद्यालय, कहां पर? इंस्टीट्यूशन कहां पर है? विदिशा में ही है। वहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, और डिग्री को प्राप्त करने के बाद में इन्होंने 1980 से एक नया देश को सुधारने का, समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया, वो आज भी यहां पर चल रहा है। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आएगी वो यहां पर क्या आई? इन्होंने सबसे पहले बात की बच्चों के लिए। इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। क्या नाम था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, 1980 में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, जैसा कि अनुराधा ने हमको अभी बताया है। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा इस बात पे, यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये बचपन बचाओ आंदोलन जो है, इसको 1980s में इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। और इसी के लिए इनको 2014 में पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। क्या नाम था? मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से 2014 में शांति का नोबेल मिलता है। कितना? शांति का नोबेल इनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में मिलता है। ठीक है, तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है शांति के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सबसे पहले शांति का नोबेल भारत में किसको मिला था? जल्दी से आंसर देना। सबसे पहले भारत में शांति का नोबेल किसको मिला था? किस वर्ष मिला था? जल्दी से आंसर दो, विदाउट यूजिंग गूगल। गूगल आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। हाँ बिल्कुल सही, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दो। मलाला यूसुफजई जो हैं, यहां पर इनको 2014 में इनके साथ में क्या मिला था? शांति का नोबेल। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत में सबसे पहले शांति का नोबेल किसको मिला था? मदर टेरेसा। बिल्कुल सही, अभिषेक ने सबसे पहले आंसर दिया है। ईयर नहीं बताया तुम लोगों ने यार, ईयर नहीं, टैगोर तो बेटा साहित्य में था। नो, नहीं, गलत है। सुनो जरा,
1979 1979 मिला था इनको। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने ईयर भी पूछा था ना आपसे। मदर टेरेसा बिल्कुल सही। मदर टेरेसा कहां की थी? अल्बानिया की रहने वाली थी, अल्बानिया की रहने वाली थी मदर टेरेसा, बिल्कुल सही, राइट आंसर है। चलिए, तो यहां तक की बात है क्लियर है। 2014 में आपको क्या मिल गया? यहां पर नोबेल प्राइज जो है वो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिल गया। चलिए देखते हैं अगली शख्सियत हमारे सामने कौन है, और अगली शख्सियत है हमारे सामने रजनीश जैन। रजनीश जैन, जिनको यहां पर हम कह देंगे प्यार से, इनको कहा जाता है ओशो। क्या कहते हैं? ओशो। दार्शनिक रूप से ये बहुत ज्यादा प्रबल व्यक्ति थे। यहां से 2-3 बार एमपी पुलिस ने, एमपीएसआई ने या एमपीपीएससी ने भी प्रारंभिक रूप से प्रश्न पूछ लिया है, या हो सकता है मेंस में आपसे इनकी फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में आपसे प्रश्न पूछ ले। लेकिन इसी यहां पर आपको जितनी पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आचार्य रजनीश जो है, आचार्य रजनीश जो है, आचार्य रजनीश जो हम यहां पर देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है? ओशो। ठीक है, अब इनको बाद में क्या बोलने लगा? रजनीश चंद्र मोहन जैन इनको बोला जाने लगा। जन्म कब हुआ है भाई? 11 दिसंबर 1931 को। और 1931 को गांव कौन सा है? कुचवाड़ा। गांव कौन सा है? कुचवाड़ा। और कुचवाड़ा वर्तमान में कहां पर है? तो ये आप बता देंगे, वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में है? रायसेन जिले में है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। कुचवाड़ा गांव है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहां पर, रायसेन में कौन सा अभ्यारण्य है? रायसेन में कौन सा अभ्यारण्य? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। अमीरों को ही ज्ञान देते थे। 3-4 तहसीलों को मिला के जो आसपास की तहसील है वहां पर ये कुचवाड़ा आपको गांव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या हो गया इनका? ओशो हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पिताजी का नाम बाबूलाल, माताजी का नाम सरस्वती। ये इंपोर्टेंट नहीं है, यहां से नहीं बनेगा। अच्छा, प्रोफेशन पूछ सकते हैं आपसे, तो आप बता देंगे उनको फिलोसोफर टीचर थे, आध्यात्मिक क्या थे? गुरु थे। भैया भीमबेटका अभिषेक, यहां पे आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको आंसर क्या करना है? यहां पर आपको आंसर क्या करना है? मास रिपोर्ट करो। तबीयत ठीक है आपकी? कुचवाड़ा नहीं, पुछवाड़ा नहीं, कुचवाड़ा। रातापानी, रातापानी रायसेन में, बिल्कुल सही। संजय ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, राइट आंसर है। संजय का आंसर बिल्कुल सही, रायसेन में हो जाएगा। ठीक है, और 19 जनवरी 1990 को पुणे में इनकी यहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वो उसके कारण क्या थे ये हमको अभी तक नहीं पता है, लेकिन और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पर हम इसमें देख लेते हैं। क्या क्या आपसे यहां से चीजें पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 21 मार्च 1953, 21 ऑफ मार्च 1953 को इनको ये ज्ञात हो गया कि मैं यहां पर जीने वाला, मतलब यहां पर इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हूं। कहा यह भी जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने अपने जन्म के दौरान 3 दिनों तक ना तो ये रोए और ना इन्होंने अपनी माता का दूध पिया। उसके बाद में किसी से पूछ के जब इसको पूछा गया तो उसके बाद में पता चला कि ये कोई साधारण बालक जो है, ये बच्चा नहीं है, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, 1957 में सागर विश्वविद्यालय से जो पढ़ाई थी ये पूरी की पूरी इनकी यहां पर चल रही है, और फिलॉसफी में इन्होंने यहां पर अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है। ये क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? सबसे पहले ओशो 1974 में, 1974 में अपने को बहुत से, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत से अनुयायियों के साथ में कहां चले गए? पूना आ गए। कहां पर आ गए ये? पूना। और ध्यान देना, इससे पहले ये कहां पर गए थे? वो यूएसए भी गए थे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वहां पर एक शहर बसने वाला था, इसका नाम क्या था? रजनीशपुरम। क्या नाम था उसका? रजनीशपुरम नाम का एक शहर था, वो भी यहां पर क्या था? बसने वाला था। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, दूसरी बात, पूना आने के बाद में उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही और भारत के साथ साथ में विदेशों में भी पढ़ने लगी, और पूना में रहकर ओशो ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से किया। और ये जितने भी इनके अनुयायी थे,
जितने भी इनके अनुयायी थे उनको अपना शिष्य या चेला नहीं बोलते थे, उनको क्या बोलते थे? उन सबको ये प्रेमी बोलते थे। क्या बोलते थे? उन सबको प्रेमी बोलते थे, प्रेमी। इनके एक बहुत शानदार पुस्तक, ऐसा कहा जाता है कि उसमें आपका जो मन करे उसके बारे में आपको वो सब करना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। काफी शांत स्वभाव के रहे होंगे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम है संभोग से समाधि। ऐसी एक पुस्तक भी यहां पर इनकी ओशो के द्वारा हमको देखने को मिल जाती है। तो ये भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कोई कभी भी हो सकता है कुछ चीजें पूछी जाए, तो ओशो के बारे में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात। कार्तिक आर्यन फ्रॉम ग्वालियर। ठीक है, एनडीए बिल्कुल सही। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो है वो पुणे में स्थापित है। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनके बारे हमने बात की। सबसे पहले हमने बात की आपसे लता मंगेशकर के बारे में, उसके बारे हमने बात की आपसे किशोर कुमार के बारे में, उसके बाद हमने बात की आपसे कालिदास के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, और उसके बाद में हमने बात की आपसे यहाँ पर ओशो के बारे में, यानी कि रजनीश जैन के बारे में। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आप ये सारे के सारे, बी आर अम्बेडकर फ्रॉम मऊ, सेल्विन कार्तिक आर्यन फ्रॉम ग्वालियर। कार्तिक आर्यन की बात कर लें बेटा जी, अभी हम यहां पर परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, और कार्तिक आर्यन ने फिलहाल ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में पूछा जाए। है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा अवनी चतुर्वेदी को। किसको पूछा जाएगा? अवनी चतुर्वेदी को पूछा जा सकता है। उसका नाम आप जरूर याद कर लो। हाँ, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अवनी चतुर्वेदी, बताओ कौन से जिले की हैं ये? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिए। अवनी चतुर्वेदी किस जिले की हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इससे पहले हमने सेशन जो लिया था उसमें बात कर ली थी। अभिषेक, लास्ट सेशन हमारा अटल जी के ऊपर ही था। यहां मुझे बताइए अवनी चतुर्वेदी कौन से जिले से हैं? जल्दी से आंसर दो। किशोर कुमार खंडवा से, हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर है। किशोर कुमार खंडवा से, कैलाश सत्यार्थी विदिशा से, लता मंगेशकर इंदौर से, माखनलाल चतुर्वेदी बावई, रीवा की शेरनी। ठीक है, रीवा बिल्कुल सही, अनुराधा ने आंसर दिया, टोनी स्टार्क ने भी आंसर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा। और रीवा क्यों फेमस है? रीवा फेमस है सफेद बाघों के लिए। किसके लिए? व्हाइट टाइगर के लिए। कौन फेमस है? रीवा। कौन फेमस है? रीवा। ठीक है, ध्यान देना। यहां से रीवा अगर आपसे पूछा जाए कौन से भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में आएगा, तो कौन से क्षेत्र में आएगा बताना जरा। मालवा में आएगा, ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी बघेलखंड, या डी नॉर्दर्न प्लेटू। बताओ भाई किस में आएगा ये? रीवा किस में आएगा? मालवा में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, या नॉर्दर्न प्लेटू में? किस में आएगा? फटाफट से आंसर दो। मुकुंदपुर टाइगर सफारी सतना, हाँ ठीक है। इसका आंसर दो पहले जल्दी, फटाफट से जल्दी से आंसर दो। कार्तिक आर्यन फ्रॉम ग्वालियर। बघेलखंड, आयुषी ने आंसर दिया है सबसे पहले, और इसका आंसर जो है ओशो जैसा कोई नहीं। बघेलखंड बिल्कुल सही, टोनी, विजय, जानवी, बीबी। बघेलखंड बिल्कुल सही, राइट आंसर। इस पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि बघेलखंड। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड। और बघेलखंड में क्या है? रीवा। रीवा क्यों फेमस है? सफेद बाघ। और रीवा की रहने वाली लड़की कौन है जिसका नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी। यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा बन सकता है। बुंदेलखंड आंसर गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका बघेलखंड हो जाएगा। चलिए, सो गाइज अब सेशन बात करेंगे आज के सेशन की कि क्या इंपोर्टेंट यहां पर आपसे एग्जाम में बन सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं डेली ट्रिक की। आज हम, जैसे हमने बात की थी ना 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, इसकी हम यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आज भी हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट डेज की। और वो डेज ऐसे हैं कि अगर एक बार आप उनको लर्न कर लेंगे उसके बाद में आप उनको भूलेंगे नहीं। कैसे करेंगे? सुनो जरा, देखो जरा मेरी स्टाइल। पहला, फर्स्ट पॉइंट,
अगर मान लो आपसे पूछा जाए 4 दिसंबर, अगर आपसे पूछा जाए 4 जनवरी, तीसरा अगर आपसे पूछा जाए 4 फरवरी, ये तीनों एक एक महीने के डिफरेंस पे है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, 4 दिसंबर, 4 जनवरी और 4 फरवरी। ठीक है, अब इसको कैसे लर्न करेंगे, देखो जरा। 4 दिसंबर को मनाते हैं अपन क्या, नेवी डे। कौन सा डे मनाएंगे इस दिन, नेवी डे मना देंगे भाई 4 दिसंबर को। इसके एक महीने बाद यहां पर क्या मनाएंगे अपन, ब्रेल डे। क्या मनाएंगे, BRAIL, इसको मिटा देंगे, ब्रेल डे हो जाएगा ये, ब्रेल डे। क्या हो जाएगा ये, ब्रेल डे। और इसके एक महीने बाद 4 फरवरी को हम क्या मनाएंगे, अब हम मना देंगे यहां पर क्या, कैंसर डे। क्या मना देंगे, कैंसर डे। ये अनिल काकोडकर, हाँ ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले। ठीक है, ध्यान देना, अनिल काकोडकर जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 3 दिन हमने याद कर लिए, 4-5 दिन उस दिन याद कर लिए थे, 3 दिन हमने आज भी याद कर लिए, तो एक क्वेश्चन आपकी संभावना आने की प्रायिकता है जो बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान देना इस बात। पहला कौन सा है, 4 दिसंबर को, कौन सा है भाई 4 दिसंबर को, तो आप बता देना यहां पर नेवी डे। कौन सा है, नेवी डे। उसके बाद में 4 जनवरी को क्या है यहां पर, ब्रेल डे। और 4 फरवरी को क्या है, कैंसर डे। क्यों मनाते हैं, ठीक है, हाँ ब्रेल डे मींस बता दे रहे हैं। लुइस ब्रेल, आपने देखा होगा जो मतलब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कभी कभी किसी चीज को छू के पता लगा लेते हैं कि ये कितने का नोट है, ये क्या लिखा हुआ है। उस जो स्क्रिप्ट थी उसका इन्वेंशन जो उसने किया था, लुइस ब्रेल ने। किसने किया था, लुइस ब्रेल ने उनका इन्वेंशन किया था। इसीलिए उनको बर्थडे को हम क्या मनाते हैं, लुइस ब्रेल डे। क्या मनाते हैं, ब्रेल डे, लुइस ब्रेल। बिल्कुल सही, सुमन ने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसलिए हम ब्रेल डे मनाते हैं। नेवी डे क्यों मनाते हैं भाई, 4 दिसंबर 1971 को हमारी भारतीय जल सेना ने पाकिस्तान के जो बेड़े थे उनको क्या कर दिया था, निस्ते नाबूद कर दिया था। इसलिए 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेवी डे। और कैंसर की अवेयरनेस फैलाने के लिए हम यहां पर क्या मनाते हैं, 4 फरवरी को, 4 फरवरी को मनाते हैं हम कैंसर डे। क्या मनाते हैं, कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेल एक स्क्रिप्ट है फॉर ब्लाइंड्स, हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर। 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल, 22 मई, हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। ये क्लास हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, पहले इस बात को अनुराधा, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए, तो आज का सेशन बच्चों हुआ यही समाप्त, बाकी सारी बातें करेंगे हम कल। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नेपोलियन बोनापार्ट की मैंने आपसे बात की थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला है कि भाई असंभव नाम का जो शब्द है वो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। बात समझ में आ गई, असंभव नाम का शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, ऐसा बोला है नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो आप लोग भी अगर मान लीजिए किसी चीज से पीछे छूट रहे हैं तो असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, अपना जो डायरेक्शन है, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन में आपको लगा देना चाहिए। क्लोज द केयर गैप थीम ऑफ द कैंसर डे, बहुत बढ़िया, शाबाश। 16 दिसंबर 1971 93 फोर का सरेंडर, पीके। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हमने उनको कराची में जाके उनके जो जहाज थे, जो जल बेड़े थे, उनको खत्म कर दिया था, इसलिए 4 दिसंबर को मनाते हैं। बाकी तो हम मनाएंगे 16 दिसंबर को विजय दिवस, बिल्कुल सही। बहू गई औरंगाबाद। चलिए, तो आज का सेशन हुआ यही समाप्त, बाकी सारी बातें करेंगे हम कल। तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर पूछेगा कमेंट के माध्यम से, ताकि मेरे पास में आपके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम कल। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।